मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल और हम लेकर आए हैं पॉलिटिक्स को समझने का एक नया तरीका, नया नजरिया। क्योंकि मौसम चल रहा है क्रिकेट का, तो हमने सोचा क्यों ना क्रिकेट की ही भाषा में आपको समझाया जाए कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति क्या रुख ले रही है और 3 दिसंबर को किसे कितने नंबर हासिल होंगे। इसलिए हम लेकर आए हैं पॉलिटिक्स का पावर प्ले। तो देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप में तो उलटफेर का मौसम चल रहा है। छोटी छोटी टीमें कई बड़ी टीमों का बोरिया बिस्तर बांध रही है, या कहिए कई तो बांध भी चुकी है। लेकिन क्या सियासत के इस पावर प्ले में भी कुछ ऐसा ही होगा, या फिर बीजेपी और कांग्रेस के धुरंधर अपना परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों की तरह बरकरार रख पाएंगे। लेकिन जैसा क्रिकेट में होता है कि जीतती तो कोई एक टीम ही है, वैसे ही सियासत के इस मैच का भी कोई एक ही विनर होगा। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिकेट के ग्राउंड पे हमने आपके सामने जो एक्चुअल टारगेट है, जो बहुत बड़ा टारगेट है, जो कोई भी पूरा का पूरा तो कभी हासिल नहीं कर पाता, लेकिन वो नंबर्स है 230। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना टारगेट जो है वो सेट कर लिया है। राहुल गांधी को कप्तान कमलनाथ पर भरोसा है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमने आपको वो खिलाड़ी, वो कप्तान दिखाए हैं जिनके हाथ में सियासत के इस मैच की कमान है। तो राहुल गांधी को कमलनाथ पर भरोसा है और वो कह रहे हैं कि इस बार कमलनाथ की कप्तानी में कांग्रेस का टारगेट होगा 150 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी और कमलनाथ। तो वहीं बीजेपी को भी अपने स्टार परफॉर्मर शिवराज सिंह पर पूरा भरोसा है और बीजेपी ने भी टारगेट क्या रखा है, बीजेपी ने भी जो टारगेट है वो रखा है 150। दोनों तरफ आप देखेंगे तो 150 का टारगेट है। शिवराज टीम बीजेपी के वो खिलाड़ी हैं जो 2005 से नॉट आउट है। हालांकि 2018 में ऐसा लगा था कि कमलनाथ ने शिवराज को कुछ देर के लिए पवेलियन भेज दिया है, लेकिन तभी 1 साल 97 दिनों के बाद 23 मार्च 2020, ये तारीख याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तारीख रही है मध्य प्रदेश की सियासत में। 23 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस वक्त की अपनी ही टीम कांग्रेस के खिलाफ डीआरएस ले लिया। समझ रहे हैं ना आप? तो डीआरएस ले लिया और फैसला कांग्रेस के खिलाफ साबित हुआ, बाजी पलट गई और शिवराज सिंह चौहान पवेलियन से बाहर वापस मैदान में आ गए और कमलनाथ को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन इस बार सियासत की स्पीच पर बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी की नमी परेशान कर सकती है, तो कांग्रेस को रूठे हुए खिलाड़ियों और बागियों की बाउंसर्स का डर सता रहा है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा सिकंदर और 3 दिसंबर को किसे मिलेंगे कितने नंबर। कमलनाथ की तरह रोते भी नहीं है। मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। तो दावा दोनों तरफ से यह है कि उनकी टीम सबसे ज्यादा मजबूत है और दोनों को लगता है कि इस बार उनके ज्यादातर खिलाड़ी ना सिर्फ शानदार जीत दर्ज करेंगे, बल्कि सत्ता के सेमीफाइनल में जीत के शानदार रन रेट के साथ 2024 के फाइनल में प्रवेश करेंगे। ध्यान रखिए, चाहे क्रिकेट हो या सियासत, रन रेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो टीमें लीग मैचेस में अपना रन रेट अच्छा रखती है उन्हीं की सेमीफाइनल में जाने की संभावना ज्यादा होती है, और जो सेमीफाइनल में अपना रन रेट सेमीफाइनल तक अच्छा रखती है वो आसानी से फाइनल का सफर तय करती है, चाहे फिर खेल थोड़ा बहुत इधर उधर भी क्यों ना हो जाए। लेकिन सियासत के इस मैच में वो 44 गेंदें, या कहें कि 44 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पिछली बार दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच हार और जीत का अंतर आप जानते हैं कितना रहा था? सिर्फ 3% का। 3% से भी कम का यह अंतर रहा था, जो इन 44 गेंदों पर अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करेगा। यानी इन 44 सीटों पर जो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करेगा वो ही लक्ष्य के सबसे नजदीक पहुंचेगा। कैसे, ये हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं, क्योंकि जो इन 44 सीटों पर अपनी पार्टी को पार लगाएगा मध्य प्रदेश में, वही सरकार बनाएगा। आपकी सुविधा के लिए हमने इन 44 सीटों को 6 जोन्स में बांटा है, ताकि आप आराम से समझ सके कि असल में मामला क्या है। ये वो कौन सी सीटें हैं, 44 सीटें जिन पर हार और जीत का मार्जिन जो है वो 3% से भी कम रहा है। तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला है बुंदेलखंड। तो देखिए, आप ये ग्राफिक्स देखिए, बुंदेलखंड में 10 सीटें ऐसी है, अगर आप देखें तो 10 सीटें ऐसी है बुंदेलखंड में जहां पर हार और जीत का अंतर 3% से भी कम है। और इसमें बीजेपी को 2018 की मैं बात कर रहा हूं 5 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 4। ये वो 10 सीटें जहां हार और जीत का अंतर 3% से कम है। सीटें वैसे ज्यादा है, लेकिन जिन सीटों पर हार जीत का अंतर कम है वहां पर बीजेपी को 5, कांग्रेस को 4 और अन्य को मिली थी 1 सीट। और इसमें भी कुछ सीटें तो ऐसी थी जहां का जो मार्जिन है, जो
3% से भी कम का है, वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं आपको 2 उदाहरण से समझाता हूं। बुंदेलखंड की इन 10 सीटों में से दमोह और राजनगर की सीटें ऐसी थी जहां हार और जीत का अंतर कितना था, आप गेस कीजिए, सिर्फ 800 वोटों से भी कम था। जैसे कल साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में हराया, 270 रन का टारगेट था, 271 बना लिए। इसी तरह से अगर इन सीटों पर 3% का ये जो मार्जिन है, इसको कम या ज्यादा नहीं किया जाता है या स्ट्राइक रेट बेटर नहीं किया जाता है, तो फिर कोई भी टीम आखिरी ओवर में हार सकती है। दूसरा इलाका मैं आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स पर। ये मालवा और निमाड़ का इलाका है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुल सीटें हैं 15। ये उन 15 सीटों की मैं बात कर रहा हूं जिनमें हार और जीत का अंतर जो है वो 3% से भी कम है, और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा कम है। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कहीं 1% से भी कम के अंतर से हार और जीत तय होती है। और इसमें 15 सीटों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को 4 पर जीत मिली थी पिछली बार, और कांग्रेस को मिली थी 10 पर सीट, अन्य के हिस्से में आई थी 1 सीट। तो इन सीटों पर बहुत कम अंतर से जीत नतीजों को प्रभावित कर सकती है। उसके 2 उदाहरण आपको और देता हूं। मालवा की सुवासरा पर जीत का अंतर सिर्फ 0.2% था, जिसे हरदीप सिंह डंग ने सिर्फ 350 वोटों के अंतर से जीता था। हालांकि बाद में वो बीजेपी में आ गए और उपचुनाव भी जीत गए, लेकिन जब वो पहली बार चुनाव जीते तो सिर्फ 350 वोटों के अंतर से। इसी तरह मालवा के ही रतलाम की जावरा सीट बीजेपी के राजेंद्र पांडे सिर्फ 0.3% वोटों के अंतर से जीत पाए थे। उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले सिर्फ 511 वोट मिले थे, 511 ज्यादा वोट मिले थे। इसी तरह निमाड़ की बड़वानी की राजपुर सीट 0.5%, बुरहानपुर की नेपानगर सीट 0.7%, ईस्ट निमाड़ की मंधाता सीट 0.8% वोटों के अंतर से कांग्रेस ने जीती थी। और अगर हम तीसरे इलाके की बात करें तो मैं तीसरा इलाका आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। यह बघेलखंड का इलाका है। यहां पर 10 सीटें हैं वैसी जिन पर हार और जीत का अंतर 3% से भी कम का रहा है। 6 बीजेपी के खाते में आई थी, कांग्रेस के हिस्से में 1 भी नहीं आई थी। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि हम उन तमाम सीटों की बातें कर रहे हैं जहां पर कोई भी अगर पार्टी इस बार अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करती है, अपना रन रेट बेहतर करती है, तो उसको बहुत आसानी से न सिर्फ जीत हासिल होगी, बल्कि उसके लिए मध्य प्रदेश को जीतने की राह जो है वो भी आसान हो जाएगी, क्योंकि 44 सीटें ऐसी है जहां पर हार और जीत का अंतर 3% से कम है। चौथे इलाके की अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको चौथा इलाका दिखाता हूं। ये ग्वालियर और चंबल, यहां पर 5 सीटें हैं ऐसी जिनमें हार और जीत का अंतर रहा 3% से कम। बीजेपी के हिस्से में आई 3, कांग्रेस के हिस्से में आई 2 और अन्य के 1। अब आप ये सोचिए कि ये पूरा जो खेल है ये कितनी आसानी से पलट सकता है, क्योंकि मार्जिन 3%, 2% और कहीं कहीं तो 1% से भी कम है। फटाफट मैं आपको 5वां जोन भी दिखा देता हूं जहां पर भी स्थिति ऐसी ही है। अगला जोन जो अब आएगा आपकी स्क्रीन पर वो होगा भोपाल नर्मदापुरम का, जहां पर 2 सीटें ऐसी रही जहां जीत 2 सीटें टोटल, जहां जीत और हार का अंतर 3% से भी कम रहा। बीजेपी को 1 मिली, कांग्रेस को 1 मिली, मुकाबला बराबरी पर छूटा जरूर, लेकिन इस बार अगर इस अंतर को किसी भी एक टीम ने बढ़ा लिया और अपनी जीत का मार्जिन बेहतर कर लिया तो फिर सत्ता की चाबी हाथ से निकल सकती है। और छठा जोन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये उन अन्य इलाकों का है जो इनमें से किसी जोन में तो फिट नहीं बैठते, लेकिन यहां 3% से भी कम अंतर वाली सीटों की संख्या आप देखेंगे तो टोटल सीट है 6, बीजेपी के हाथ आई 3, कांग्रेस के हिस्से में आई 2 और अन्य ले गए 1। ये 2018 के आंकड़े हैं। और जैसे क्रिकेट के मैच में होता है कि आपको पिछले मैचों का एनालिसिस देखना पड़ता है और उसी के आधार पर आप अगले मैच की तैयारी करते हैं, और ये उन सीटों के मैचेस थे जहां पर बहुत कम अंतर से जो है हार और जीत का फर्क पड़ा था। तो कुल मिलाकर 44 सीटें ऐसी दिखाई देती है जिन पर दोनों टीमें स्ट्राइक रेट को अपने अपने पक्ष में करके 44 सीटों वाले इस पावर प्ले और फिर पूरे मैच को अपने पक्ष में कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। मैदान सज चुका है, पिच तैयार है, खिलाड़ियों के नाम का ऐलान हो गया है और विरोधी को मात देने की रणनीति भी तय कर ली गई है। और हम कमलनाथ की तरह रोते भी नहीं है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती मैंने करी? लेकिन ये खेल कोई आम खेल नहीं, ये सियासत की वो जंग है जिसमें जोर जीत का है, सवाल साख का है और दांव पर प्रतिष्ठा है। 2024 के फाइनल से पहले मध्य प्रदेश में सेमीफाइनल मुकाबला होने जा रहा है। सत्ता के सिंहासन और ताज की लड़ाई में प्रतिद्वंदी को ललकार के साथ महासंग्राम का यलगार हो चुका है। मुद्दों के हथियार धारदार हैं और भीषण हो रही तकरार है।
230 सीटों पर विजयी परचम लहराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सवाल सरकार बनाने का है और सवाल सियासी भविष्य का भी। एक तरफ बीजेपी है, मुख्यमंत्री के रूप में जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं। जंग बड़ी है। 2018 की हार से सबक लेकर 23 में सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती सामने खड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके पास मौका है 2018 की तरह बीजेपी को सरकार से बाहर कर फिर से सत्ता का सिरमौर बनने का। कहते हैं घायल शेर और भी खतरनाक होता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उस घायल शेर की तरह हैं। एक 2018 में 15 साल के शासन से हाथ धोकर घायल हुआ, तो दूसरे को 2020 में सिंधिया खेमे की बगावत के चलते सरकार से बाहर होकर जख्म मिला। लिहाजा 23 के सियासी दंगल में अब दोनों ही दल पूरी जोर आजमाइश में जुटे हैं, ताकि हार का सामना भी ना करना पड़े और बगावत की गुंजाइश भी ना रहे। क्रिकेट की तरह सत्ता का ये मैच भी वनडे की वो जंग है जिसका अभ्यास कई दिनों से हो रहा है और आमना सामना 17 नवंबर को होगा। अंपायर जनता होगी और 3 दिसंबर को तारीख होगी जो किसी के लिए कयामत बनकर आएगी तो किसी के लिए जीत का सेहरा लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स के इस पावर प्ले का वो वैगन व्हील जिससे आपको समझ आ जाएगा कि फिलहाल मध्य प्रदेश के मैदान का कौन सा कोना किसका स्ट्रांग पॉइंट है। यानी 2018 में किसने ऑफ साइड पर सबसे ज्यादा रन बनाए, किसकी कवर ड्राइव सत्ता की कुर्सी तक उसे ले गई और किसका स्क्वायर कट इस मैच में हार को जीत में बदल पाएगा। तो मैं अब आपको एक वैगन व्हील दिखाने जा रहा हूं। जैसे क्रिकेट में होता है ना खिलाड़ियों के प्रदर्शन का एक वैगन व्हील, जिसमें लिखा होता है कि किस खिलाड़ी ने किस साइड पर मैदान के कितने रन बनाए। जैसे विराट कोहली कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छी खेलते हैं। इस तरह लेग साइड पर कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है, कोई ऑफ साइड पर अच्छा खेलता है। इसी तरह अगर आप मध्य प्रदेश के पूरे नक्शे को एक वैगन व्हील समझ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर किस कोने में किसका स्ट्राइक रेट क्या रहा। तो इसके लिए हमने मध्य प्रदेश को 6 जोन्स में बांटा है, जैसे हमने पहले भी बांटा था। और अगर आप देखेंगे तो आपको पहला जो है इसमें मैदान का जो हिस्सा वो है महाकौशल, जिसे कांग्रेस के कप्तान कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। और यहां कुल सीटें हैं 38 और पिछली बार 38 में से बीजेपी ने 13, कांग्रेस ने 24 और अन्य ने जीती थी 1। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए यहां पर आपको महाकौशल दिखाई देगा। इसमें बीजेपी के हिस्से में टोटल 38 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के हिस्से में कितनी सीटें आई वो आप देख सकते हैं, 13 सीटें। कांग्रेस को मिली 24 और अन्य के हिस्से में आई थी 1। तो कमलनाथ के गढ़ महाकौशल के मैदान की विजेता कांग्रेस थी। लेकिन 30 सीटों वाले अगर हम विंध्य की बात करें, आप विंध्य देखेंगे तो ये महाकौशल के ठीक नीचे जो है विंध्य का वैगन व्हील है, वहां पर 30 सीटें हैं और विजेता साबित हुई थी बीजेपी, जहां उसे 24 सीटें मिली थी और कांग्रेस के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 5 रन टंगे थे। अब इस वैगन व्हील में अगर हम आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश के सियासी मैदान का तीसरा कोना है ग्वालियर और चंबल का। तो ग्वालियर और चंबल जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप विंध्य के नीचे ही देखेंगे तो वहां पर आपको ग्वालियर और चंबल भी दिखाई देगा और वहां के आंकड़े ये बताते हैं कि वहां 2 फैक्टर हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला फैक्टर सिंधिया फैक्टर और दूसरा फैक्टर है दलित वोटर्स का फैक्टर। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए खूब रन बरसाए थे और 34 में से 25 सीटें जो आपको आंकड़ों में भी दिखाई दे रही है वो कांग्रेस को मिली और बीजेपी का स्कोर रहा सिर्फ 8। लेकिन इस बार सिंधिया अपनी टीम बदल चुके हैं और सवाल यह है कि क्या बीजेपी के सिंधिया इन सीटों पर वही करिश्मा दोहरा पाएंगे या फिर कांग्रेस को सिंधिया फैक्टर की कमी खलेगी और वैगन व्हील पर कांग्रेस के स्ट्राइक रेट के आंकड़े बदल जाएंगे। इस मैदान की चौथी दिशा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड भी आप देख रहे होंगे। बुंदेलखंड इस तरफ आप देखिए, इस पे वैगन व्हील में यहां पर आपको दिखाई देगा। उसमें है 26 सीटें और पिछली बार बीजेपी ने यहां पर 18 पर और कांग्रेस ने 7 पर जीत दर्ज की थी। अन्य के हिस्से में 1 सीट आई थी। 5वां इलाका है मालवा का और निमाड़ का, जहां कुल सीटें हैं 66। बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारी सीटें यहां पर, शायद सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर हैं। 2018 में इनमें से 28 बीजेपी को और 35 कांग्रेस को मिली थी। अन्य के हिस्से में आई थी 3 सीटें। मैदान का छठा कोना है भोपाल नर्मदापुरम का, जहां सीटें हैं 36, जहां 2018 में बीजेपी को 20, कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश के इस वैगन व्हील पर जो आंकड़ा जिसके पक्ष में जाएगा, जिसको इसमें यहां स्ट्राइक रेट बेहतर करना समझ आएगा, मैच उसी के खाते में जाएगा और इसका दामोदार जो है वो होगा दोनों ही तरफ से उतारे गए स्टार और बड़े खिलाड़ियों के कंधों पर।
तो जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जिनको स्टार खिलाड़ी कहा जा रहा है। बीजेपी ने अपने साथ साथ सांसद जो है वो मैदान में उतार दिए है। कांग्रेस ने भी कई बड़े चेहरों पर दाव लगाया है। कौन से खिलाड़ी इस पावर प्ले का रुख बदल सकते हैं, उस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। अजब है जिसकी विरासत और गजब है जिसकी सियासत। वो है देश का दिल मध्य प्रदेश, मंदिरों और अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश, राजनीतिक हलचल की वजह से चर्चा में बने रहने वाला मध्य प्रदेश। अब एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ चुनाव है। लोकतंत्र का वो त्योहार जिसमें सरकार बनाने के लिए तकरार है और जनता के पास ही सारे अधिकार हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2018 की हार से जली बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसकी वानगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में नजर आई जब बीजेपी ने धुरंधरों पर जीत का दांव चल दिया और 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के रण में उतार दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना की दिमनी सीट से मैदान में है। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जबलपुर पश्चिम से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को टिकट दिया गया है। सीधी से सांसद रीति पाठक विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। सतना से सांसद गणेश सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह चुनावी हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, अपनी सीट पर जीत का दारोमदार सौंपा गया। दूसरी जिम्मेदारी अपने इलाके के आसपास की सीटों पर भी विजयी पताका फहराने की सौंपी गई है। और तीसरा, लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा के मैदान में दिग्गजों का लिटमस टेस्ट। अग्नि परीक्षा उन चेहरों के लिए भी है जो सूबे की सियासत में किसी पहचान के मोहताज नहीं। बूंदी से एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने एक अरसे से राज्य की राजनीति से दूर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया है और इंदौर एक सीट पर जीत का जिम्मा सौंपा है। सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से और नंबर 3 माने जाने वाले पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव रहली से मैदान में हैं। बात कांग्रेस की करें तो कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी लाहौर से 8वीं बार बीजेपी को टक्कर देने उतरे हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी चुरहट सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो जीतू पटवारी फिर से इंदौर की राऊ सीट से मैदान में है। यानी मध्य प्रदेश में इस बार की चुनावी जंग जोरदार है। वादों की बहार है, दावों का दम है, आरोपों का वार है और प्रत्यारोप का पलटवार भी। अब फैसला जनता के हाथ में है कि किसके वादों पर वोटों का विश्वास जताना है और किसके आरोपों पर मुहर लगानी है। मौका कमल को देना है या कमलनाथ को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, टीमें अपने खिलाड़ियों के भरोसे पर मैच जीतती है। गेंदबाज अच्छी गेंद ना डालें, बल्लेबाज अच्छा स्कोर खड़ा ना करे और खिलाड़ी मैदान पर मिसफील्ड करें या आसान कैच छोड़ दें तो मैच हाथ से निकल जाता है। लेकिन सियासत के मैच में टीमें तब हारती हैं जब कम से कम उन्हें हराने का डर तो कम से कम तब सताने लगता है जब खिलाड़ी बागी हो जाते हैं। कांग्रेस तो पिछले कुछ दिनों से अभूतपूर्व बगावत झेल रही है, क्योंकि जिनके टिकट कटे या बदले गए उनके लिए अचानक से माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए। 2018 में ऐसी 25 सीटें थी जिनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता बागी हो गए थे। बागियों की वजह से इनमें से 5 सीटें बीजेपी को और 7 कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी। वो सीटें कौन कौन सी थी उसके कुछ उदाहरण हम आपको दे देते हैं। तो उदाहरण के लिए हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली दमोह पर पिछली बार बीजेपी को एक बागी नेता की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के दिग्गज नेता यहां से लगातार जीत रहे थे, जयंत मलैया। लेकिन 2018 में यहां से बीजेपी के नेता रामकृष्ण कुसमारिया बागी हो गए। कुसमारिया को यहां से वोट तो सिर्फ 1131 मिले, लेकिन उन्होंने मलैया का खेल बिगाड़ दिया। जयंत मलैया को 78,199 वोट मिले थे और कांग्रेस के राहुल सिंह को 78,997 वोट। अब अगर कुसमारिया ने बीजेपी के 1000 वोट नहीं काटे होते तो जयंत मलैया जीत सकते थे, लेकिन वो सिर्फ 798 वोटों से ये सीट गंवा बैठे। दूसरा उदाहरण भी कुसमारिया जी का ही है। उन्होंने पड़ोस की पथारिया सीट से भी चुनाव लड़ा था और वो वहां भी हार गए थे, लेकिन यहां उन्होंने बीजेपी को भी नहीं जीतने दिया। कैसे, वो आपको बताते हैं। इस सीट पर कुसमारिया को 8,755 वोट मिले।
बीजेपी के लाखन पटेल को 37,062 वोट मिले। बीएसपी के रामाबाई गोविंद सिंह को मिले 39,267 वोट। अब कुसमारिया ने बीजेपी के 8,500 के आसपास के वोट ना काटे होते तो वो आसानी से जीत जाते, लेकिन बागी नेता की वजह से उन्हें बीएसपी के उम्मीदवार के हाथों सिर्फ 2,205 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को भी बगावत का ऐसा ही नुकसान 2018 में उठाना पड़ा था। उदाहरण के लिए उज्जैन उत्तर से कांग्रेस से बागी होकर लड़ी माया त्रिवेदी को 13,072 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती को मिले 51,547 वोट। वहीं यहां से जीतने वाले भाजपा के उम्मीदवार पारस जैन को मिले 77,231 वोट। अब बड़वानी सीट पर कांग्रेस से बागी होकर, अब दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं बड़वानी सीट का, वहां कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय लड़े राजन मंडलोई को 49,364 वोट मिले, वो दूसरे स्थान पर आए। कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश पटेल 34,084 वोट ही पा सके। भाजपा के प्रेम सिंह पटेल यहां से 88,151 वोट पाकर जीते। तो यह आंकड़े आपको इसलिए बताए कि जो बागी हो जाते हैं वो ना सिर्फ अपनी पहले वाली पार्टी का काम खराब करते हैं, वो हार तो जाते हैं कई मौकों पर, लेकिन वो वोटों के बंटवारे की वजह से उनकी पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह इस बार भी बागियों के बाउंसर से दोनों ही टीमें जो है वो जूझ रही है, लेकिन कांग्रेस इससे सबसे ज्यादा परेशान है। रिपोर्ट देखिए। न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। ये लाइनें मध्य प्रदेश की वर्तमान सियासत की तस्वीर बखूबी बयां करती हैं, क्योंकि चुनावी घमासान में मौका परस्ती भी एक्टिव हो गई। कुछ टिकट कटने से नाराज हुए तो कुछ टिकट कटने का संकेत मिलते ही पाला बदलने में जुट गए। इनमें से कुछ की सियासत तो सेट हो गई, लेकिन कुछ लोगों के साथ धोखा भी हो गया। 8 नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस आस में पार्टी बदली कि शायद टिकट मिलेगा, लेकिन जब टिकट की घोषणा हुई तो उम्मीद अधूरी रह गई और मायूसी हाथ आई। खिलाड़ी सिंगारमो जबलपुर की सिहोरा सीट से पिछला चुनाव कांग्रेस के बैनर पर लड़कर 6,000 वोटों से हार गए थे। कुछ समय पहले ही बीजेपी में वापसी हो गई। उम्मीद थी कि पार्टी इसका इनाम टिकट देकर देगी, लेकिन सूची से नाम गायब था। धीरज पटेरिया पिछली बार जबलपुर उत्तर से निर्दलीय चुनाव लड़े और हारे। 2 महीने पहले ही बीजेपी में वापसी हुई थी, इस बार भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अभिलाष पांडे को टिकट दे दिया। भिंड से बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। टिकट मिलने का भरोसा था, लेकिन बीजेपी ने संजीव कुशवाहा के धुर विरोधी माने जाने वाले पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया। अब बात कांग्रेस में जाने वाले उन नेताओं की जिन्होंने दल बदल किया जरूर, लेकिन फायदा नहीं मिला। वीरेंद्र रघुवंशी पिछली बार शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी के विधायक चुने गए। कुछ समय पहले कांग्रेस में शामिल हुए। शिवपुरी से टिकट का दावा भी ठोका था, लेकिन पार्टी ने पिछोर विधायक केपी सिंह को मैदान में उतार दिया। गौतम पटेल पिछली बार गाडरवारा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। कुछ समय पहले ही हाथ का साथ थामा। टिकट की उम्मीद यहां भी पूरी नहीं हुई और कांग्रेस ने वर्तमान विधायक सुनीता पटेल पर ही फिर से दांव चल दिया। दतिया में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल अवधेश नायक ने भी पार्टी छोड़ी थी। उम्मीद के मुताबिक टिकट भी मिल गया, लेकिन अगली ही सूची में नाम कट गया। सागर की बंडा सीट से टिकट के दावेदार रहे सुधीर यादव ने भी बगावत कर कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन कांग्रेस की सूची में यहां से तरवर सिंह लोधी का नाम आ गया। सबसे दिलचस्प किस्सा सतना की मैहर सीट पर देखने को मिला। मैहर से बीजेपी विधायक रहे नारायण त्रिपाठी न घर के रहे न घाट के। बीजेपी से टिकट कटा तो कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब अपनी पार्टी बनाकर मैदान में हैं। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्हें पार्टी बदलते ही टिकट मिला, यानी कि दल बदल फायदे का सौदा साबित हुआ। तो बीजेपी छोड़कर आए राव यादवेंद्र सिंह को मुंगावली से टिकट मिला। बीजेपी से लौटे बैजनाथ यादव को कोलारस से टिकट दिया गया। सुर्खी सीट पर बीजेपी के बागी नीरज शर्मा को टिकट मिला है। बालाघाट के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत भी बीजेपी से आए और इनाम में कटंगी से टिकट ले गए।
बीजेपी से आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी को खाते गांव से उम्मीदवार बनाया गया। बदनावर में बीजेपी के बागी पूर्व विधायक भवन सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। होशंगाबाद में गिरजा शंकर शर्मा को बीजेपी से बगावत का तोहफा टिकट के रूप में मिला। बीजेपी से कांग्रेस में घर वापसी करने वाले अभय मिश्रा की सेमरिया से आस पूरी हो गई। वहीं महू में बीजेपी के बागी रामकिशोर शुक्ला को पार्टी ने चेहरा बना दिया। निवाड़ी में अमित राय की जो उम्मीद बीजेपी में अधूरी रह गई थी वो कांग्रेस में पूरी हो गई। तो जावद में भी कांग्रेस ने बीजेपी के बागी समंदर पटेल पर दांव खेल दिया। 2020 में बगावत के बल फिर से सत्ता में लौटने वाली बीजेपी ने 23 के महासंग्राम में कांग्रेस के मुकाबले बाहर से आए सिर्फ 4 चेहरों को मैदान में उतारा है। अमरवाड़ा से मोनिका भट्टी को टिकट दिया गया। मोनिका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर आई हैं। लांजी में राजकुमार कर्राये को पार्टी ने चेहरा बनाया। बीजेपी छोड़कर आप में चले गए थे, लेकिन घर वापसी करते ही टिकट हासिल कर लिया। पिछली बार निर्दलीय जीते प्रदीप जायसवाल बीजेपी में शामिल हुए और अब फिर से वारासिवनी सीट पर ताल ठोंक रहे हैं। बड़वा में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने आचार संहिता लगते ही पार्टी छोड़ी और बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। चुनावी रण में जीत की नीति के साथ बागियों पर तो बीजेपी कांग्रेस ने भरोसा जता दिया, लेकिन सियासी केस का फैसला तो जनता की अदालत में ही होगा, जहां या तो भरोसे के सबूत के साथ बाइज्जत जीत हासिल होगी या फिर अविश्वास का दोषी पाते हुए हार की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उम्मीद करते हैं कि सियासत का ये पावर प्ले आपको इस सियासी गणित को समझाने में कुछ हद तक कामयाब हो पाया होगा, क्योंकि क्रिकेट का मौसम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट की भाषा में आपको राजनीति के जो मुश्किल पहलू होते हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन राज्य भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। हम कमलनाथ की तरह रोते भी नहीं है। मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे।